इस वीडियो में हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन डिराइव करेंगे बाय यूजिंग वेक्टर एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल। हालांकि इससे पहले भी हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन डिराइव कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन डिराइव करूंगा उसमें वेक्टर एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल का यूज करके डिराइव करूंगा। तो ये जो वीडियो है ये हमारे मॉडर्न फिजिक्स रिलेटिविटी सेगमेंट का ही नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले इस सेगमेंट का मैं और भी वीडियो बना चुका हूं। आप लोग चाहें तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके वहां चेक कर सकते हैं। वहां पे आपको रिलेटिविटी मॉडर्न फिजिक्स ब्रैकेट में बीएससी फिजिक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आप लोग ये सारे वीडियोस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं उसी सेगमेंट का नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ही डिराइव करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग वेक्टर एडिशन लॉ का यूज करेंगे। तो सबसे पहले एक बार मैं और रिवाइज करा देता हूं कि ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, क्यों इसको हम लोग किया जाता है। तो देखिए बेसिकली क्या होता है कि किसी एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यदि कोई घटना हो रही है तो उस घटना के कोऑर्डिनेट को हम लोग दूसरे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर देखना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है उसी को डिराइव करने के लिए हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन डिराइव करते हैं। अगर एकदम सिंपल में मैं आपको समझाऊं तो देखिए मान लीजिए एक यहाँ पे बस है। ये जो बस है ये गति कर रही है। मान लीजिए बस किस वेलोसिटी से जा रही है, v वेलोसिटी से गति कर रही है। इस बस के अंदर एक व्यक्ति है जो कि वो भी उस बस के अंदर किसी वेग से गति कर रहा है। और मान लीजिए मैं भी उसी बस में खड़ा हूं, तो मैं जब बस में खड़ा होकर इस व्यक्ति को ऑब्जर्व करूंगा तो मैं भी चूंकि उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हूं, तो मैं यहां पे जो ऑब्जर्व करूंगा मुझे इसकी कोई वेलोसिटी दिखाई देगी। अब मान लीजिए मैं अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल देता हूं और मैं बस में खड़ा ना होकर मैं यहां रोड पे आके खड़ा हो जाता हूं और मैं यहां से इस व्यक्ति को देखता हूं। तो देखिए बस जो है वो v वेलोसिटी से जा रहा है, यानी बस एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मैं उसको मान ले रहा हूं s डैश। ध्यान से समझिएगा, बस को मैं मान ले रहा हूं s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और वो एक समान वेलोसिटी, क्योंकि एक समान वेलोसिटी से नहीं चलेगा तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होगा। तो ये बस जो है वो एक समान वेलोसिटी से गति कर रहा है। ठीक है, अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में और समझना चाहते हैं तो आप इस सेगमेंट का पहला वीडियो देख लीजिएगा, वहां पर मैं अच्छे से समझाया हूं। अभी फिलहाल यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये बस जो है वो एक समान वेलोसिटी से गति कर रहा है। ठीक है, तो एक समान वेलोसिटी से गति करेगा तो इस बस के अंदर त्वरण नहीं होगा, क्योंकि वेग परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो त्वरण भी जीरो होगा। तो ऐसे में ये जो बस है यानी हमारा एस डैश फ्रेम है वो इनर्शियल फ्रेम होगा। अब इस बस के अंदर एक व्यक्ति है जो कि वो गति कर रहा है, मतलब बस के अंदर ही वो चल रहा है। ठीक है, तो अब अगर मैं उसी बस में खड़ा होकर इसको देखता हूं तो मान लीजिए इसका कोई वेलोसिटी मुझे दिखाई देता है। मैं उसको आपको समझाने के लिए मान लेता हूं, मान लीजिए उसकी वेलोसिटी मुझे दिखाई देती है u डैश, जब मैं बस के अंदर खड़ा होकर इस व्यक्ति को देखता हूं। अब क्या है, मैं अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल देता हूं और मैं आके रोड पे खड़ा हो जाता हूं। तो रोड जो है वो भी मेरा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसको मैं मान लेता हूं s। अब चूंकि मैं यहां पे आके खड़ा होकर इसको देख रहा हूं तो अब मुझे इसकी वेलोसिटी u डैश नहीं दिखाई देगी, क्योंकि अभी क्या है, ये बस भी v वेलोसिटी से जा रहा है। जब मैं बस के अंदर था तब मुझे कुछ और सिनेरियो दिख रहा था। अब मैं बस के बाहर यहाँ रोड पे खड़ा हूं तो मुझे इस बस की भी वेलोसिटी और साथ ही साथ इस व्यक्ति की भी वेलोसिटी u डैश दोनों का कंबाइंड फॉर्म दिखाई देगा। यानी बस के अंदर मुझे जो इसकी वेलोसिटी केवल u डैश दिख रही थी, अब मैं रोड पे खड़ा हो जाऊंगा, अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल दूंगा तो अब मुझे केवल उसकी वेलोसिटी u डैश नहीं दिखाई देगी। अब वो u डैश प्लस v या माइनस v दोनों केस हो सकता है। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो सिनेरियो अलग होगा, अगर बस से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो सिनेरियो अलग होगा। यानी जो भी वेलोसिटी मुझे यहां रोड पे दिखाई देगा वो जो बस में दिखाई दिया था उससे अलग दिखाई देगा। तो इन दोनों मतलब इस घटना को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने से दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, इसी को डिराइव किया जाता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से। ठीक है, तो अब यहां पे जरा ध्यान दीजिए, मैं इसी चीज को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके यहां पे दर्शाता हूं ताकि हम लोग डेरिवेशन कर सके। देखिए ये हमारा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस डैश, ध्यान से देखिएगा ये एस डैश है। ठीक है, ये एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये बनाना सही नहीं होगा, दिक्कत हो। देखिए ये एस डैश एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और ये इनर्शियल फ्रेम है, और ये एस डैश है जो ये कि ये v वेलोसिटी से गति कर रहा है। आप लोग इमेजिन करिएगा एस डैश एक बस है, यानी ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप लोग जानते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ऐसे दर्शाया जाता है। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एस डैश है इसका ओरिजिन ओ डैश है, यानी इस फ्रेम में जो भी ऑब्जर्व करेंगे हम यहाँ ओ डैश पे खड़ा होकर करेंगे। तो ये फ्रेम एस डैश है और एक और फ्रेम हमने यहाँ पे लिया है दूसरा फ्रेम एस।
अब ये जो फ्रेम एस डैश और एस दोनों इनर्शियल हैं, ठीक है, और जो फ्रेम एस डैश है वो फ्रेम एस के सापेक्ष में इसके रिलेटिव में v वेलोसिटी से किसी भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में एक समान वेलोसिटी से गति कर रहा है, ठीक है। एस क्या है, ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस है जिसका ओरिजिन ओ है, ये रेस्ट में है, ये रुका हुआ है। जो दूसरा फ्रेम एस डैश है ये v वेलोसिटी से एक समान वेलोसिटी v से ये गति कर रहा है, ठीक है। और स्पेस में किसी पॉइंट P पे कोई घटना होती है, ठीक है। घटना मतलब मान लीजिए कोई यहाँ पे कोई पार्टिकल है वो गति कर रहा है, ठीक है। तो ये पार्टिकल अगर यहाँ पॉइंट P पे गति कर रहा है तो जब मैं इस पार्टिकल को यहाँ पे खड़ा होके ओ डैश पे खड़ा होके देखूंगा तो मुझे इसका पोजीशन वेक्टर क्या दिखाई देगा, आर डैश। यहां से देखिए ये ओ डैश से इस पार्टिकल P का पोजीशन वेक्टर मुझे क्या दिखाई देगा, आर डैश। क्यों, क्योंकि मैं अभी उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़ा हूं एस डैश में। अब अगर मान लीजिए मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल देता हूं और मैं आके यहां O पे खड़ा हो जाता हूं और मैं सेम पार्टिकल P को देखता हूं यहां पॉइंट P पे, तो अब मुझे इसका पोजीशन वेक्टर क्या दिखाई देगा, R दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि मैं यहां पे आके खड़ा हो गया हूं दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस S में, ठीक है। अब यहां पे अब हम लोग मान लेते हैं कि शुरू में जब टाइम 0 था तो ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिल्कुल एक पर ही थे, यानी O और O डैश दोनों क्या थे, कोइंसाइड थे, एक ही पे थे। फिर समय बीतता है एट t बराबर t सेकेंड पे, ये जो s डैश वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये एक समान वेलोसिटी v से गति करता हुआ O से O डैश पे पहुंच जाता है। तो इन दोनों O और O डैश के बीच की दूरी क्या होगी, v इंटू t होगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए ये कोई इवेंट हो रहा है पॉइंट P पे, जब मैं O डैश से खड़ा होकर देखता हूं तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या दिखाई देगा, R डैश। जब मैं O पे खड़ा होकर इसी पार्टिकल को देखता हूं जो पॉइंट P पे है तो उसका पोजीशन मुझे दिखाई देता है R। अब चूंकि शुरू में जब t बराबर 0 था तो O और O डैश एक ही पे थे, यानी दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक दूसरे के ऊपर थे। फिर S वाला तो रेस्ट में ही रह गया, लेकिन जैसे जैसे टाइम t बराबर t हो गया, टाइम बीतता गया, ये जो O डैश वाला है ये v वेलोसिटी से गति करके आगे निकल गया एक समान वेलोसिटी से। तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, O और O डैश के बीच का दूरी बराबर 4 गुणे समय से, तो v इंटू t हो गया। तो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा O डैश P में। अब इसी में हम लोग ट्रायंगल एडिशन का लॉ लगाएंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज देख लेते हैं। देखिए S क्या है, इनर्शियल फ्रेम एट रेस्ट, जो कि मैंने शुरू में बताया। S डैश क्या है, ये भी इनर्शियल फ्रेम है जो कि मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, किसके सापेक्ष में, S के सापेक्ष में। टू ऑब्जर्वर, यानी एक बार उसी घटना को O से ऑब्जर्व किया गया, एक बार O डैश से। और किसको ऑब्जर्व किया गया, किसी इवेंट को जो कहां पे हो रहा है, P पे। तो R जो उसका है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट इवेंट है किस फ्रेम में, S फ्रेम में, जिसका ओरिजिन O है। और R डैश जो है वो O डैश P जो है वो पोजीशन वेक्टर है सेम इवेंट का, लेकिन किस फ्रेम में, S डैश में। मान लेते हैं शुरू में t बराबर 0 पे O और O डैश कोइंसाइड थे, मतलब एक ही पे थे। आफ्टर दैट t बराबर t सेकेंड पे O और O डैश के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, v इंटू t। अब हम लोग ट्रायंगल O डैश P में जब वेक्टर एडिशन लॉ लगाएंगे तो यहां पे देखिए क्या होगा, ये देखिए यहां से ये हो जाएगा O डैश प्लस O डैश P बराबर क्या हो जाएगा, OP डैश। आप समझ रहे हैं ना, ट्रायंगल एडिशन लॉ लगाते हैं। मान लीजिए ये वेक्टर है A और ये दूसरा वेक्टर है B, तो इनका जब एडिशन करेंगे तो ये वेक्टर क्या हो जाता है, A प्लस B, ये मान लीजिए B है। तो ऐसे ही हम लोग इसमें वेक्टर एडिशन लॉ लगाएंगे तो क्या मिलेगा, OP बराबर O डैश प्लस O डैश P। तो देखिए ये ट्रायंगल एडिशन लॉ लगा देते हैं तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, OP बराबर O डैश प्लस O डैश P। अब यहाँ पे OP क्या है, OP जो है वो पोजीशन वेक्टर R है, तो यहां से हम लोग R लिख देते हैं। O डैश क्या है, V इंटू T, और O डैश P क्या है, R डैश। तो यहाँ पे हमें एक रिलेशन मिल गया, R बराबर V T प्लस R डैश। अब यहां से हम लोग R डैश का मान निकाल लेते हैं, तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा, R माइनस VT। यही है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो कि हम लोग वेक्टर एडिशन लॉ
जो ट्रायंगल का लॉ होता है उससे हमने निकाला। इससे पहले जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग अलग अलग कोऑर्डिनेट में अगर लिखना है तो आर डैश की जगह आप क्या लिख सकते हैं, जैसे आर में आर को हम लोग आमतौर पे क्या लिखते हैं, तीनों कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड शामिल होगा, और आर डैश में क्या शामिल होगा, कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। तो यहाँ पे आप लोग अगर अलग अलग कोऑर्डिनेट में लिखेंगे तो एक्स डैश बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस यहाँ पे वी एक्स इंटू टी। अब वी एक्स कहां से आया, देखिए वेलोसिटी v है तो इसमें तीनों कंपोनेंट होंगे, तो ये हो जाएगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। ठीक है, तो यहां से ये एक्स डैश का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बन जाएगा। इसी प्रकार वाई डैश का बनेगा वाई माइनस वी वाई इंटू टी, और इसी प्रकार जेड डैश का बन जाएगा जेड माइनस वी जेड इंटू टी। तो ये तीनों ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हम लोग इससे पहले निकाल चुके थे। यहाँ पे हम लोग इनका कंबाइंड फॉर्म यानी आर और आर डैश के टर्म्स में निकाला है, जो कि इसी इक्वेशन से ये तीनों आ सकते हैं। तो ये तीनों का कंबाइंड फॉर्म है पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में, और ये अलग अलग कोऑर्डिनेट के टर्म्स में था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप लोग, जो मैंने इससे पहले गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो बनाया है, एक बार आप लोग उसको जरूर देख लीजिए। वहां आप लोग उसको देख के इसको देखेंगे इस वीडियो को, तो आप लोग को ज्यादा क्लैरिटी होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।